हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीडीपी के हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा और साथ साथ क्या करिएगा, आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पहली क्लास न देखा हो तो उसको भी देख लीजिए जाके। उसके भी जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और कोई भी क्लास मिस ना करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला कह रहा है खेल के मैदान में, दूसरा कह रहा है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा कह रहा है ऑडिटोरियम में, अगला कह रहा है गृह में। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ कहाँ पर हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है वो कौन सी होती है, परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को क्या किया जाता है, जाना जाता है। जब परीक्षा होती है तभी तो पता चलता है कि बच्चों को कितना आता है। तो किसके माध्यम से पॉसिबल होता है, ये परीक्षा के माध्यम से पॉसिबल होता है। क्या होता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाउट फिर कह रहा है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह है। फिर कह रहा है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे खाली जगह के स्थान पे कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला कह रहा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा कह रहा है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, अगला कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अगला कह रहा है कक्षा में पूर्ण निरसता। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव होता है। क्या होता है, शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर क्या हो, शिक्षण और जो छात्र हों वो क्या कर सकें, वार्तालाप हो। वार्तालाप मतलब क्या होता है, बातचीत कर सकें। तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्रों का क्या पता चलता है कि छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोग लगातार पढ़ाते रहोगे तो लेकिन अगर आप लोग पढ़ाते रहोगे लेकिन आपको ये भी तो आकलन करना पड़ेगा कि बच्चे हैं तो इनको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टीचर को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, वार्तालाप करते रहना चाहिए। यानी मतलब क्वेश्चन भी बच्चों से पूछते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि पता चलेगा कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो क्या उचित है, श्याम पट्ट का प्रयोग करना, दूसरा कह रहा है चर्चा करना, तीसरा कह रहा है कहानी कहना, और जो चौथा है वो कह रहा है प्रश्न पूछना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो इसमें जो सबसे उचित है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो सबसे उचित है वो हो जाएगा प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना। ठीक,
कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक क्या कर सके, छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे। पूर्व ज्ञान मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चों को पहले से आती हो, ठीक उन्हीं के आधार पर क्या करे, क्वेश्चन पूछे, जिसे समानता प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। पहला कह रहा है ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा कह रहा है ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। अगला कह रहा है यह समय बिताने में सहायक होगा। अगला कह रहा है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होगा, ये आपको बताना है। किसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा कह रहा है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। अगला कह रहा है यह समय बिताने में सहायक होगा। अगला कह रहा है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौथा। यह सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा, विकास करेगा। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा खेलने में उनका शारीरिक विकास क्या होता है, संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। ये किसके माध्यम से होगा, ये होगा खेलने के माध्यम से। तो ये सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार एक साधन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार एक साधन है। तो परिवार कैसा साधन है। पहला कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा का। दूसरा कह रहा है औपचारिक शिक्षा का। तीसरा कह रहा है गैर औपचारिक शिक्षा का। और जो चौथा है वो कह रहा है दूरस्थ शिक्षा का। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था परिवार एक साधन है। पहला कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा का। दूसरा कह रहा है औपचारिक शिक्षा का। तीसरा कह रहा है गैर औपचारिक शिक्षा का। और जो चौथा है वो कह रहा है दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार कैसा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार ही क्या होती है, बालक का प्रथम विद्यालय होता है तथा माता पिता को भी बालक का माता पिता को क्या किया जाता है, बालक के प्रारंभिक शिक्षा माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान एक कैसा होता है, अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक क्या करता है, इसी ज्ञान से बालक के सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई टाइम फिक्स्ड नहीं होता है, ये क्या होती है, हमेशा चलती रहती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, ये कहाँ पर देनी है और कितने टाइम तक देनी है। तो जो हमारे स्कूल की शिक्षा होती है वो हमारी कैसी होती है, वो होती है औपचारिक शिक्षा। और जो जीवन पर्यंत चलती रहती है वो हमारी कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये आपको बताना है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। दूसरा कह रहा है कक्षा में समयानुवर्ती होना। अगला कह रहा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला कह रहा है एक सुवक्ता होना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह क्या कर सके, छात्रों की समस्याओं का समाधान करे और उनकी उत्सुकता को क्या करे, शांत करे। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि बच्चे को जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर क्या करे, उनका सलूशन बताएं, ठीक, जिससे क्या हो, बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे
आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा कह रहा है उसे कक्षा में कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे। अगला कह रहा है उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का क्या करेंगे, काम देंगे। यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए ताकि वह कक्षा के कार्यों में व्यस्त रहे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित न करे। ठीक, ये आपको करना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक पृथक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो ये किस पर आधारित होती है ये आपको बताना है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला कह रहा है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। अगला कह रहा है दूरदर्शन के प्रभाव पर। अगला कह रहा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतया आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, या फिर उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या फिर दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। किस पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर क्या होती है, आधारित होती है। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का भी क्या होता है, विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि बच्चा किस फैमिली में रह रहा है और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसा होगा बच्चा क्या करेगा, उसी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। तो वही कहा गया है कि बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, रोल निभाता है। कि मतलब बच्चा अगर गलत है या फिर सही है तो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, और जो फैमिली में रह रहा है तो वहाँ के सदस्य कैसे हैं। सॉरी, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तब आप क्या करोगे। ये किसके लिए बोला गया है, ये बात टीचर के लिए बोली गई है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तब आप क्या करोगे। पहला क्वेश्चन मतलब जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। अगला कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकें सीखेंगे, या फिर कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन था कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि क्या हैं, बच्चे हैं, उनको बैठाना है, तो आप क्या करोगे, उनको किस तरीके से बैठाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। क्या करेंगे, मतलब कि ऐसे अगर बच्चे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सीखने की तकनीक सीखेंगे कि इन बच्चों को किस तरीके से डील करना है। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियाँ या क्या हो, तकनीक यानी कौशल का भी क्या हो, ज्ञान हो। मतलब कि बच्चे जिस हिसाब से बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से क्या करना है, बच्चों को सलूशन भी देना है। ये बात किसको याद रखनी है, ये बात एक टीचर को याद रखनी है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या होगा? पहला कह रहा है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। अगला कह रहा है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। अगला कह रहा है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला कह रहा है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। जिसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा नंबर। क्या कह रहा है? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो और क्या हो, साथ ही छात्रों के समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए क्या हो, आवश्यक हो। जब मतलब कि कोई बच्चा है और उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर टीचर को नहीं पता होगा कि इसकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा तो फिर क्या होगा, टीचर बता ना पाएंगे। तो वही बात बोली गई है कि मतलब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका जो मतलब सलूशन हो किसके पास होना चाहिए, टीचर के पास होना चाहिए। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। पहला कह रहा है व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा कह रहा है कक्षा शिक्षण में, तीसरा कह रहा है अनुशासन में, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा कह रहा है कक्षा शिक्षण में, तीसरा कह रहा है अनुशासन में और जो चौथा है वो कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। पहला हो जाएगा व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा हो जाएगा कक्षा शिक्षण में, तीसरा हो जाएगा अनुशासन में और जो चौथा है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सामाजिक गुणों का विकास संभव है। यानी बच्चा क्या कर सके, समाज में भी और मतलब क्लास में भी क्या कर सके, उचित समायोजन। यानी बच्चा क्या कर सके, अपने आप को मतलब इस तरीके से मतलब कर सके कि उसे कोई वैसा फील ना हो, मतलब उसे कंफर्टेबल फील हो, वहाँ पे क्या कर सके, दोनों जगह अपना मतलब क्या कर सके, अच्छी तरीके से बैठ सके। उसे क्या लगे, मतलब उसे ये लगे कि हम यहाँ भी बैठने में कंफर्टेबल हैं, समाज में भी मतलब और कहाँ पे, स्कूल में भी हैं। ठीक, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन क्या हुए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझते चलना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संवेग मतलब क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक, तो संवेग व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है। तो ये कथन निम्नांकित में से किसका है? पहला कह रहा है पियाजे का, दूसरा कह रहा है वुडवर्थ का, तीसरा कह रहा है वैलेंटाइन का और जो चौथा है वो कह रहा है रॉस का। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ये कथन किसका है, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनका क्या है ये कथन है? पहला कह रहा है पियाजे का, दूसरा कह रहा है वुडवर्थ का, तीसरा कह रहा है वैलेंटाइन का और जो चौथा है वो हो जाएगा रॉस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वुडवर्थ का। किसका हो जाएगा? वुडवर्थ का हो जाएगा। संवेग के लिए संवेग के लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है?
है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है इमोवेयर से। किससे हुई है? इमोवेयर से हुई है। किससे हुई है? इमोवेयर से हुई है। ये भी आपको याद रखना है। किसकी उत्पत्ति? इसकी संवेग की। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की क्या कहा जाता है? उत्तेजित दशा भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस दशा में हमारा बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहरी रूप से व्यवहार। और जो आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर रूप से व्यवहार। तो वही वुडवर्थ है जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने यही कहा है कि संवेग व्यक्ति की क्या होती है? एक उत्तेजित दशा है। तो ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो मूल्यांकन का क्या अर्थ है? पहला कह रहा है छात्रों की प्रगति का आकलन। दूसरा कह रहा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। तीसरा कह रहा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। चौथा कह रहा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन ये निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषम के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है? पता चलता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्वाग्रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने भी खाली जगह के प्रति कठोर होंगे। तो किसके प्रति कठोर होंगे? पहला कह रहा है समस्या, दूसरा कह रहा है जीवन शैली, तीसरा कह रहा है संप्रत्यय, चौथा कह रहा है वास्तविकता। यानी पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने डॉट के प्रति कठोर होंगे। तो किसके प्रति कठोर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समस्या। क्या होगा? समस्या। समस्या के प्रति क्या होते हैं? वो लोग कठोर होते हैं। पूर्वाग्रह का तात्पर्य क्या होता है? इसके बारे में समझते हैं। इसका तात्पर्य होता है किसी कार्य व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा, ठीक, तथा उसका पालन करना। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति क्या होंगे? कठोर होंगे। ठीक, वही कहा गया। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? पहले से बनी हुई कोई चीज़, कोई परंपरा होगी, कोई रीति रिवाज होगी, वही होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा क्या की गई है? पहचान की गई है। पहला कह रहा है हिलगार्ड के द्वारा, दूसरा कह रहा है स्टॉट के द्वारा, तीसरा कह रहा है हरलॉक के द्वारा, चौथा कह रहा है पियाजे के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या की है? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी पेशी, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, अगली है स्थूल संक्रियात्मक और अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसा हमारे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ऐसा हमारे पियाजे मनोवैज्ञानिक ने कहा था। किसने कहा था? पियाजे द्वारा कहा गया था। और इन्होंने बताया था ये जो संवेदनात्मक, यही संवेदी पेशी अवस्था होती है, ये हमारी 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। कहाँ से कहाँ तक की होती है? 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है हमारी 2 से लेकर 7 साल तक की। इसके बाद हमारी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी 7 से 11 साल तक की। फिर अगली आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये होती है 11 से लेकर 15 साल तक की। ठीक, ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला हो चुका है क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन से गुण अच्छे
मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। पहला कह रहा है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता। दूसरा कह रहा है आत्मविश्वास सहनशीलता। अगला कह रहा है बहुत विनीत स्वयं में सीमित। अगला कह रहा है वास्तविकता की स्वीकृत स्वमूल्यांकन की योग्यता। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है, ठीक, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होता है तथा स्वयं में सीमित भी क्या हो? सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का क्या होता है? लक्षण होता है। ये नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में क्या करते हैं? कठिनाई का अनुभव करते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? पहला कह रहा है आनुवांशिकता, दूसरा कह रहा है वातावरण, तीसरा कह रहा है प्रशिक्षण या शिक्षण, अगला कह रहा है राष्ट्रीयता। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, समायोजन, ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ठीक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिगम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया, नहीं दिया है? इसमें पूछा गया नहीं के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं ये आपको बताना है। पहला कह रहा है थार्नडाइक, दूसरा कह रहा है पावलोव, तीसरा कह रहा है स्किनर, चौथा कह रहा है गुथरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुथरी। क्या हो जाएगा? गुथरी हो जाएगा। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। सॉरी, गुथरी ने क्या किया है? समीपता का सिद्धांत दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थार्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने क्या किया है? अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को पुरस्कार को क्या किया है? एक महत्वपूर्ण कारक माना है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने किस पर दिया है? बल समीपता के आधार पर होती है, इन्होंने कहा है। जबकि थार्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने क्या किया है? इन्होंने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या किया? पुरस्कार को क्या किया है? महत्वपूर्ण माना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? पहला कह रहा है अनुकरण, दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा, तीसरा कह रहा है स्कूल का बस्ता, चौथा कह रहा है पुरस्कार। ठीक, तो बताना है नहीं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? यानी शिशु सीख रहा है तो जो मतलब अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। उसको सहायता नहीं मिल रही, यानी उसको हेल्प नहीं मिल रही है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है अनुकरण, दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा, तीसरा कह रहा है स्कूल का बस्ता, चौथा कह रहा है पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कूल का बस्ता। क्या हो जाएगा? स्कूल का बस्ता। अधिगम एक क्या होती है? क्रिया होती है जिससे व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की क्या होती है? भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायता नहीं होता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है।
तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और आप लोग क्या करिए, अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो जो क्लास की PDF है वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम में। और वहाँ पे क्या होता है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF सब कुछ वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाइए। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक की रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम आपको यहाँ के आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। सारे क्वेश्चन PYQ हैं और आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझते चलना है। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।